Hello everyone, welcome to the channel. This is EduEthics and I am Avni Mathur. So today we will be starting with class 10th chemistry chapter 2. The name of the chapter is acid, bases and salts. Okay. So now let us start with the chapter. ये चैप्टर को आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था. डू यू रिमेंबर 7th में? यस, 7th क्लास में भी आपका ये सेम चैप्टर था. एसिड्स एंड बेसिस. सॉल्ट्स नहीं थे बट एसिड एंड बेसिस था, लेकिन उसमें भी सॉल्ट का आखिर में पोर्शन दे रखा था. यहाँ पे सॉल्ट बहुत डिटेल में है, एसिड्स एंड बेसिस भी उतना ही डिटेल में है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. नाउ यहाँ पे आपको एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं. ठीक है, एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? तो एसिड्स की पहली प्रॉपर्टी है दे आर सोर इन टेस्ट, यानी वो खट्टे होते हैं. चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. और हम जब लिटमस पेपर लेते हैं, नाउ व्हाट इज़ लिटमस पेपर? एक्चुअली लिटमस पेपर क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टू चेक वेदर द सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक इन नेचर. ठीक है, कि भाई हमारे पास मान लीजिए 4 सब्सटेंसेस, हमें ये बताना है कि इन 4 में से कौन सा एसिडिक है, कौन से बेसिक है. तो हम क्या करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. तो उनमें से एक बहुत ही कॉमनली यूज इंडिकेटर है लिटमस पेपर. अब ये जो लिटमस पेपर होता है ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है, नेचर में अकर करता है. तो नेचर में ये किस फॉर्म में अकर करता है? ये एक प्लांट फॉर्म में अकर करता है, दैट इज लाइचेंस, जिनको हम लाइचेंस कहते हैं, या इसको कई लोग लिकेंस भी कहते हैं. ठीक है, LICHENS. तो ये जो लिचेंस होते हैं इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इस लिटमस के सोल्यूशन को, और फिर ये फर्दर जो सोल्यूशन है ये स्ट्रिप्स में बदल दिया जाता है. स्ट्रिप्स यानी कि जो सोल्यूशन है लिटमस सोल्यूशन, इसको हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में बना देते हैं. वो एक प्रोसेस होता है पूरा कि जो लिटमस सोल्यूशन है वो कैसे एक पेपर फॉर्म में आ जाता है, एक स्ट्रिप फॉर्म में आ जाता है. स्ट्रिप होती है पट्टी फॉर्म में आ जाता है. ऐसी पट्टियाँ होती हैं ये. तो इन पट्टियों में आपको डिफरेंट कलर दिखेगा. तो जो लिटमस पेपर होता है वो बेसिकली 2 कलर्स का होता है, रेड कलर का एंड ब्लू कलर का. ठीक है, तो जब भी हम एसिडिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो इन दैट केस जो लिटमस पेपर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है. वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है. मेरे पास कोई ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, मैं आपको ये ड्रॉ करके बताती हूँ. सो दिस इज़ अ ब्लू लिटमस पेपर. ये है मेरा एक ब्लू लिटमस पेपर. मैंने क्या किया? मैंने एक एसिडिक सॉल्यूशन था उसमें इस लिटमस पेपर को डाला. जब मैंने इसको ब्लू लिटमस पेपर में डाला, यानी कि एक ब्लू कलर के लिटमस पेपर को मैंने एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, तो ये जो लिटमस पेपर था ये रेड हो गया. ये रेड हो गया. अर्ली इट वॉज ब्लू एंड नाउ इट बिकम रेड व्हेन वी पुट इट इन एन एसिडिक सोल्यूशन. तो जब भी हम लिटमस पेपर को एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो लिटमस पेपर ब्लू है अगर, वो रेड हो जाता है. अगर वो ब्लू है तो वो रेड हो जाता है. सो इन एसिडिक सब्सटेंसेस वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे हमने केवल 2 ही पॉइंट देखे कि इट इज़ सोर इन टेस्ट एंड इट चेंजेस द कलर ऑफ द. यस. तो अब सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे तो केवल 2 ही पॉइंट मेंशन्ड है कि सोर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ द लिटमस ब्लू लिटमस टू रेड. इसके 2 और पॉइंट हैं. वो 2 पॉइंट क्या है वो भी अब अभी जान लो. एक पॉइंट तो हुआ कि ये सोर है, खट्टा है टेस्ट में. जैसे लेमन होता है, आप लेमन को टेस्ट करेंगे, खट्टा होता है नहीं होता? होता है. तो वो क्या हो गया? एसिडिक सब्सटेंस हो गया. ठीक है, अब अगर आप इस नींबू के रस को पानी में डालोगे ना, तो फिर आप एक लिटमस पेपर लो और ब्लू कलर का होना चाहिए लिटमस पेपर. उसको आप जब डालेंगे उस सोल्यूशन में तो आपको दिखेगा कि ये ब्लू लिटमस तो कन्वर्ट हो गया है रेड लिटमस में. ठीक है,
तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे आएगा मेंशन रो का, दैट इट इज़ कोरोसिव इन नेचर। इट इज़ कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब क्या होता है? कोरोसिव का मैं आपको एक यहाँ पे पिक्चर दे रखी है वो दिखाती हूँ, अगर मुझे दिख जाए तो। कोरोसिव मतलब कि किसी भी चीज़ को ख़राब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, लेयर्स को उसकी हटा देना, ख़त्म कर देना। यस। सो देखो यहाँ पे हमारा हैंड है, तो ये क्या करता है, ये कोरोसिव होता है, यानी कि स्किन को, अगर ये स्किन पे लग गया तो ये आपके ऐसे यहाँ पे पिघला देगा, वहाँ पे छाला कर देगा, वहाँ पे आपको चोट पहुँचाएगा ये। तो एक्चुअली में अब यहाँ पे एक बात आती है कि एक तरफ तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज़ सोर इन टेस्ट, इसका टेस्ट सोर होता है, और इट इज़ कोरोसिव इन नेचर। अब कोई चीज़ का हमने टेस्ट कैसे पता लगाया? जब हमने उसको टेस्ट किया, खाया। अब अगर हम एसिड्स को खाएंगे तो यहाँ पे दूसरी चीज़ भी है कि इट इज़ कोरोसिव इन नेचर। दैट मीन्स खाने से क्या होगा, आपकी जीभ खत्म हो जाएगी। अगर आपने खाया तो आपका मुंह जल जाएगा। सो यहाँ पे अब बात आती है कि क्या एसिड्स को खाया जा सकता है, और अगर नहीं खाया जा सकता तो ये कैसे बताया गया कि एसिड्स सोर होते हैं। सो देखो, हमने जो एसिड्स हैं उनको दो तरह से क्लासिफाई किया है। एसिड्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन इन टू वेज। दो तरह से हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया है उनके ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन यानी कि वो हमें कहाँ से मिले हैं, उनकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से उनकी प्रोडक्शन हुई है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन जो एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हैं। ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो ये एसिड्स होते हैं जो कि नेचर से, नेचुरल सब्सटेंसेस में मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज के थ्रू ऑब्टेन्ड होते हैं, एंड एज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, दैट इज़ वाई दीज एसिड्स आर कंज्यूमेबल एसिड्स। तो ये क्या है, नेचुरली अक्करिंग एसिड है। नेचुरली अक्करिंग एसिड वो होते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं। नेचर में जो चीज़ें उनमें हमको ये एसिड्स मिलते हैं, जैसे कि विनेगर एक नेचुरल सोर्स है किस एसिड का, एसिटिक एसिड का। ऑरेंज जो है ये हमको कौन सा एसिड देता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक यानी खट्टा। जो भी खट्टे हम जो फल खाते हैं उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। टर्मरिक में होता है टार्टरिक एसिड। टीटी से याद रखो, टार्टरिक एसिड टर्मरिक से मिलता है। टोमेटो से मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो से मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड से क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। आपने बैक्टीरिया सुना था, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो मिल्क में जाकर के रेप्लिकेट होता है। थोड़ा सा कर्ड है और बहुत सारा मिल्क है, इनको मिक्स कर दो तो वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो रेप्लिकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, और फिर वो कर्ड, थोड़े से कर्ड को इतने सारे दूध में डालेंगे ना, तो जो सारा का सारा दूध है वो कर्ड बन जाएगा थोड़ी देर में। और वी नो कर्ड का टेस्ट खट्टा होता है, तो इस वजह से उसमें एक एसिड होता है लैक्टिक एसिड। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। ऑरेंज, लेमन, इन सब में सिट्रिक एसिड होते हैं, खट्टे होते हैं ना, इसलिए। आंट स्टिंग या फिर नेटल स्टिंग, यानी कि कोई आंट या कोई बी आपको अगर काट गई तो उसकी स्टिंग से जो एसिड निकलेगा वो मिथनिक एसिड निकलेगा, वो मिथनिक एसिड निकलेगा। अब आप लोग ये पूछेंगे कि अच्छा इसलिए ही हमारे को जब वो काटती है तो हमें बहुत दर्द होता है और वो इलाका पूरा लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है और बहुत दर्द होता है, इचिंग होती है। सो येस, बिकॉज ये एसिड्स क्या होते हैं, ये इचिंग कॉज करते हैं। ठीक है। एसिडिटी, अगर हम खाएंगे एसिड्स को तो एसिडिटी कॉज करेंगे हमको, है ना, बट दे आर वेरी हेल्दी ऑल्सो। लेमन इज़ वेरी हेल्दी, कर्ड इज़ वेरी हेल्दी। उसके अलावा ऑरेंजेस आर वेरी हेल्दी, टमेटोज़ आर वेरी हेल्दी, है ना। नेचुरल विनेगर इज़ ऑल्सो गुड। टर्मरिन दैट इज़ इमली, तो ये भी खाने में खाई जाती है, कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है। तो बेसिकली ये आप देखते हो, ये आप समझते हो कि जो एसिड्स हैं वो या तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है। तो अब कुछ एसिड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक है, फॉर एग्जांपल ये वाले, और कुछ एसिड्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक है, जैसे कि HCl, दैट इज़ नथिंग बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको बहुत सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स की एक लिस्ट दे रखी है जो कि मैं आपको अभी शो करती हूँ।
रुक जाइए, इधर नहीं है, थोड़ा पहले ही है। तो उस लिस्ट में आपको खूब सारे एसिड्स मिलेंगे और वो एसिड्स की आपका पूरा फॉर्मूला भी आपको मिलेगा। और इस वाली कौन सी एक्टिविटी वो आने वाली है लगता है। और उस एक्टिविटी से आप बहुत सारे एसिड्स को याद भी कर सकते हो, इवन बेसिस भी हैं यहाँ पे कुछ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl लिखते हैं, ये आपको याद हो गया, ठीक है। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। एसिटिक एसिड इज CH3COOH, ठीक है। यहाँ तक आपके सारे एसिड्स हैं। फिर जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे तो वो आपके होंगे सारे के सारे यस बेसिस। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सब में ही अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी तो आप, तीन चीज़ें तो आपको समझ में आ गई ना। तीन चीज़ें क्या थी कि पहली चीज़ तो ये कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, दूसरा लिटमस पेपर जो होता है उसमें ब्लू टू रेड हो जाता है, कोरोसिव होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जला देते हैं, स्किन जला देते हैं जहाँ पे भी होंगे। आपने अगर एसिड को कोई ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड को, ये सारे जो है इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो अगर आपने किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड को यूज़ किया तो वो कोरोसिव होता है, ठीक है, एंड कैन कॉज डैमेज टू दैट ऑब्जेक्ट, जहाँ पे वो गिरा है, जहाँ पे वो एसिड जिसके कांटेक्ट में है उस चीज़ को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि ये जो हमने सारे सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एसिड्स देखे, इनमें सब में H आ रहा है, H आयन आ रहा है। HCl में Cl क्या है, क्लोरीन है, और H क्या है, हाइड्रोजन है। H2SO4 में SO4 क्या है, सल्फर है, और H2 क्या है, अगेन हाइड्रोजनिक आयन है, एक आयन, यानी कि एक आयन है, आप जानते हो आयन क्या होता है, ठीक है। HNO3 में भी हाइड्रोजनिक आयन है गैस फॉर्म में, और NO3 क्या है आपका, ये अगेन आपका नाइट्रिक है, ठीक है, नाइट्राइट है। एसिटिक एसिड में देखो तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये हाइड्रोजन का आयन है। तो एक्चुअली अब यहाँ पे एक आती है इम्पॉर्टेंट बात, देखो, मैं चैप्टर की लाइन टू लाइन नहीं रीड कर रही हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, ये 4th पॉइंट आपकी पूरे टॉपिक का बनेगा। ये पॉइंट क्या है कि एसिड्स जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ क्यों करते हैं, इसका रीज़न देखो। हमेशा जब भी जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करेंगे किसी भी मेटल के साथ, वो क्या रिलीज़ करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे। बेसिस भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे। अब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ क्यों कर रहे हैं एसिड्स या बेसिस, एसिड्स का देखते हैं, फिर हम बेसिस का देखेंगे कि वाई डज बेसिस ऑल्सो एंड एसिड्स ऑल्सो दे रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। यस, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात दे रखी है, और ये जो पूरी बात है ना, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा ये चैप्टर इसी कंसेप्ट पे एक तरह से बेस्ड है। एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयन एज केटाइन। केटाइन क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट पॉजिटिव आयन्स, ठीक है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके साथ जो भी दूसरा कुछ लग रहा होता है वो क्या होता है, वो होता है नेगेटिव आयन। तो अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ HCl का, HCl में क्या है, हाइड्रोजन आयन है, HCl में क्या है, हाइड्रोजन आयन है। मैं अगर एग्जाम्पल लेती हूँ HNO3 में, तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव है। H2SO4 में भी हाइड्रोजन आयन एस पॉजिटिव है। तो सिंस द केटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव, यानी कि जो भी केटायन है पूरे इस एसिड का, वो क्या है, H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन है। इससे हमें पता चलता है कि जब भी जो एसिड्स हैं उनको आप पानी में डालते हो, उनको किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में डालते हो, तो वो हाइड्रोजन के जो आयन्स उनको रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और यही जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन के आयन्स को रिलीज़ करने की,
ये क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। इस कंसेप्ट को मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि जो भी एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो, देखो मेटल्स में जो रिएक्ट करने का मैंने आपको बताया था ना कि व्हेन दे विल बी रिएक्टेड विद मेटल दे विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इस चीज़ को अभी थोड़ा साइड बाय कर दो और यहाँ पे केवल हाइड्रोजन गैस पे ध्यान दो। जब भी किसी भी देखो एसिड्स अपनी विदाउट वाटर डजेंट शो एनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ देम। जब इनको पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो उनमें सारी प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कैसे शो होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का शो होने का रीज़न है क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं, इन सभी एसिड्स में हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो ये एसिड्स रिलीज़ कर देते हैं उस पानी में, वो रिलीज़ कर देते हैं पानी में। ठीक है, तो एसिड्स क्या करते हैं, एसिड रिलीज़ कर देते हैं हाइड्रोजन के एटम्स को पानी में। अब पानी में जाने के बाद ये एटम्स आयंस कहाँ जाते होंगे, ये H2O के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं H3O। दिस इज़ हाइड्रोनियम, दिस इज़ हाइड्रोनियम, दिस इज़ हाइड्रोनियम। ये क्या है, हाइड्रोनियम है। तो बेसिकली जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है वो हो रही होती है हाइड्रोजन की वजह से। यही जो हाइड्रोजन है ये लूज़ होता है और ये किसके साथ मिल जाता है, ये मिल जाता है H3O के साथ। H3O बन जाता है, H3O इज़ हाइड्रोनियम। ठीक है, अब हाइड्रोनियम क्या है, क्या करता है, ये सब आगे देखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी आप लिखो, चौथी प्रॉपर्टी आप लिखोगे मेटल्स की, दैट दे कंटेन हाइड्रोजन आयंस। सब में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे, इनमें हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा बहुत बेसिस के बारे में भी। जो बेसिस होते हैं इनकी क्या आइडेंटिटी होती है, बेसिस बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। कई बार आपने बेकिंग सोडा, अब रूखा तो नहीं खाया होगा लेकिन कई बार चख लेते हैं ना, हल्का सा बेकिंग सोडा फ्लेवर में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बात पता है, जो सोप है ये क्या है, ये हमारा एक तरह से बेस है। आपने देखा है हल्का सा अगर आपने सोप को मुंह में फ्लेवर कर लेते हैं, कई बार आ जाता है नहाते नहाते, तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, बहुत ही ज़्यादा सोपी होता है। सोप तो मतलब सोपी होता ही है। सोप के अलावा भी जो सारे हमारे बेसेस होते हैं, जब आप उनको हल्का सा टच करेंगे दे विल बी वेरी सोपी, साबुन जैसे होंगे बिल्कुल। और इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होते हैं, ये बिटर होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं, कड़वे, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। और इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये हाइड्रोक्साइड आयंस को कंटेन करते हैं, दैट मीन्स OH आयंस को कंटेन करते हैं, OH नेगेटिव आयंस को कंटेन करते हैं। किसी भी बेस के फॉर्मूले में आपको हाइड्रोक्साइड आयन दिख जाएगा, एसिड्स में आपको हाइड्रोजन आयन दिख जाएगा और बेसिस में आपको हाइड्रोक्साइड आयन दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, व्हाट दे आर, indicators are the substances which tells us that whether a substance is acidic or basic in nature. So indicators are used to check whether a substance is as acidic or basic in nature. अब हम इंडिकेटर्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं नेचुरल और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं सिंथेटिक। ठीक है, एक्चुअली तीन तरह से हम करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और एक हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, व्हाट आर ऑल फैक्टरी indicators? All factor indicators are basically the indicators which
are which can tell us that whether a substance is acidic or basic in nature with the help of their smell. तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को, फिर हम देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स को, फिर हम देखेंगे ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स को। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में हमारे को जो लिटमस पेपर दे रखा है इट इज़ नथिंग बट नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। फिनोलेफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये है आर्टिफिशियल या मैन मेड इंडिकेटर। तो अगर मैं रेड लिटमस पेपर लेती हूँ या रेड लिटमस सोल्यूशन लेती हूँ, तो रेड लिटमस सोल्यूशन में अगर मैं एक एसिडिक सब्सटेंस डालती हूँ, अगर मैं एक एसिडिक सब्सटेंस लूँ, सैम्पल ऑफ सोल्यूशन या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो अगर मैं रेड लिटमस पेपर लेती हूँ और उसमें कोई एसिडिक सोल्यूशन डालती हूँ तो नो चेंज विल बी फॉर्म्ड, वेयरएज अगर मैं किसी ब्लू लिटमस पेपर में एसिडिक सब्सटेंस डालती हूँ तो इट विल टर्न रेड, इट विल टर्न रेड, इट विल टर्न रेड, ठीक है। ब्लू लिटमस देखो, इसको एक्चुअली इस तरह से नहीं लिखते, यहाँ पे आपको एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस लिखने हैं, राइट। तो रेड लिटमस सोल्यूशन और ब्लू लिटमस सोल्यूशन, ठीक है, फिनोलिफ्थलीन सोल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। तो जब पेपर अब हमारा जो सोल्यूशन है वो कब रेड लिटमस हो जाएगा, कब रेड हो जाएगा, हमारा जो सोल्यूशन है वो कब रेड होगा, जब हम उसमें डालेंगे एसिडिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे टिक लगेगा, यहाँ पे क्रॉस लगेगा, ठीक है। बेसिस में क्या होगा, वो रेड नहीं होंगे, वो ब्लू होंगे। फिनोलेफ्थलीन सोल्यूशन की बात करें तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि मैन मेड होता है, और इसमें क्या होता है, अगर आप एसिडिक सब्सटेंस डालते हो तो ये कलरलेस हो जाता है, और जब इसमें बेसिक सोल्यूशन डालते हो तो ये पिंक हो जाता है। अगर इसमें हम मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में अगर हम मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन को में अगर हम कोई एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं, अगर मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में कोई हम एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं उसमें बेसिक सोल्यूशन डालती हूँ तो येलो हो जाएगा, वो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर कब होगा, जब एसिडिक है। ब्लू कब होगा, जब बेसिक है। फिनोलेफ्थलीन सोल्यूशन में एसिडिक सोल्यूशन में कोई कलरलेस रहेगा, लेकिन अगर वो बेसिक सोल्यूशन है तो फिनोलेफ्थलीन पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन एसिडिक में रेड रहेगा और बेसिक में येलो हो जाएगा। इतना सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हमारे कुछ ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। तो अगर वेनिला है, मैं वेनिला में अगर एसिडिक सब्सटेंसेस डालती हूँ तो इसकी स्मेल बरकरार रहेगी, इसकी खुशबू बरकरार रहेगी। लेकिन अगर मैं इस वेनिला में कोई बेसिक सब्सटेंस डालती हूँ तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस आर एडेड इन वेनिला, अनियन, क्लोव, देयर स्मेल विल रिटेन, बची रहेगी। बट व्हेन बेसिक सब्सटेंसेस आर एडेड टू वेनिला, अनियन और क्लोव, देयर स्मेल विल बी लॉस्ट, स्मेल ख़त्म हो जाएगी, ओके। तो ये होते हैं हमारे ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनका रिएक्शन, एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन विद मेटल्स एंड मेटल्स फर्स्टली। तो अगर आप किसी भी एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो सॉल्ट यानी एक नया सब्सटेंस बनेगा और हाइड्रोजन गैस एमिट होगी, रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कोई भी बेसिक सब्सटेंस लेती हूँ, बेसिक सोल्यूशन लेती हूँ और उस बेसिक सोल्यूशन में मैं कोई मेटल डालती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन गैस है ना, देखो उसको ध्यान से समझेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास है
NaOH प्लस Zn। ठीक है, अब जब भी मेटल्स और बेसेस रिएक्ट करते हैं तो एक नया सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ कहीं पर भी जहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है, H2 दिख रहा है, उसको अलग लिख दो और एक एरो साइन अपवर्ड्स बना दो। अब बचा क्या, NaO बचा और Zn बचा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, Na2ZnO2, सोडियम सिंकेट बन गया। क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जो थी वो रिलीज हो गई और O जो था वो Zn के पास चला गया, फिर ये बन गया ZnO2 और Na2। ये जो थे Na2 और ZnO2 ये दोनों मिल गए, NaZnO2 बना लिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको एसिड के लिए लेना है तो एसिड के लिए जैसे हम ले सकते हैं, मान लो अगेन Zn ले लेते हैं और यहाँ पे हम मेटल ले लेते हैं Zn, एक सेकेंड, हम लेते हैं एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस Zn, ये बना रहा है क्या, देखो ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2 गैस रिलीज हो जाएगी भाई, सिंपल था। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल कार्बोनेट क्या होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, तो देखो मेटल कार्बोनेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई एक मेटल होता है जो कार्बोनेट दैट इज CO3 उसके साथ रिएक्ट करता है। तो मान लो कोई मेटल है सोडियम और मेरे पास कार्बोनेट, तो CO3 रहेगा। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम का फॉर्मूला है Na, CO3 तो Na2CO3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट में होता है HCO3, तो अगर मेरे पास सोडियम है Na और हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3, ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे NaHCO3, सिंपल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू एक रिएक्शन बनाई गई है। टेस्ट ट्यूब ए लो, उस टेस्ट ट्यूब ए में आप सोडियम कार्बोनेट डालो और उसका रिएक्शन करवा दो एसिड के साथ, लाइक HCl। तो ये था मेटल कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे मेटल है Na और कार्बोनेट तो CO3 रहेगा, तो ये है आपका Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और HCl क्या है, आपका एसिड है। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, जो आपका फॉर्मूला लगेगा, जो आपका रिएक्शन बनेगा वो कुछ ये बनेगा। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड से तो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा। तो यहाँ पर अब जो मेरे पास एग्जाम्पल है इसमें क्या है, Na2CO3 प्लस HCl, ये क्या बनाएगा, सबसे पहले एक सॉल्ट बनाएगा और सॉल्ट के बाद ये एक CO2 गैस रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा। अब दो जो चीज़ें मेन है वो है कि वाटर रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, कॉमन चीज़ है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पहले लिख दिया और H2O को पहले लिख दिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो होंगी रिलीज। इनको हटाने के बाद, CO2 को हटाने के बाद और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हटाने के बाद ये पूरा हिस्सा हट गया आपका, ये पूरा हिस्सा हट गया, CO3 हट गया और H हट गया, CO3 और H हट गया, फिर क्या बचा, Na2Cl, तो Na2Cl को हम NaCl लिख देंगे, ठीक है, NaCl बन गया, ठीक है। वाटर रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, बचा क्या, Na और Cl, NaCl लिख दो, दैट्स इट। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे ले लो सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम, ये क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन का, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यानी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये अगेन एक सॉल्ट बनाएगा NaCl, फिर वाटर रिलीज होगा और CO2 रिलीज होएगी। तो जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, CO2 बनाता है। अब हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमें प्रूफ करना है कि यार वाटर तक तो ठीक है, चलो वाटर रिलीज़ हुआ ओके,
लेकिन ये प्रूव करो कि CO2 भी रिलीज़ हुई है। तो वैसे तो CO2 रिलीज़ होगी ही होगी, नो डाउट, बट अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं कि इसको भी प्रूफ करके दिखाओ। सो इसको प्रूफ करके आप कैसे दिखाओगे? यहाँ पे हम एक टेस्ट करते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में हम CaOH2 डाल देते हैं, CaOH2 डाल देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है उसमें कि CO2 तो थी ही, और CaOH2 डाल दिया, फिर क्या होगा, CaCO3 प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्कीनेस देगी आपके उस सॉल्यूशन को। आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया उसको वो एक मिल्कीनेस देगी, एक वाइटिश कलर देगी, और वाटर रिलीज़ करेगी, और वाटर रिलीज़ करेगी। तो आपने क्या किया, आपने ये जो रिएक्शन की थी पूरी की पूरी, इस रिएक्शन में आपने अब CaOH2 डाल दिया। CaOH2 डाल दिया, देखो CO2 रिलीज़ हुआ, इस Ca2 को चेक करने के लिए आपने CaOH2 डाल दिया। अब एग्जामिनर को ये प्रूफ करवाना है कि इसमें CO2 है, आपको पता है इसमें CO2 है, तो आप उस CO2 को रखो यहाँ पे, CaOH2 लगाओ, मिक्स करो दोनों को, और आप देखोगे कि यार देखो ये तो मिल्कीनेस दे रहे हैं, दैट मीन्स CO2 प्रोड्यूस हुई है। अगर ये CO2 प्रोड्यूस नहीं हुई होती तो फिर ये वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा होता, ठीक है, और वाटर भी बनेगा। अब यहाँ पे क्या करो, अब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने उस सॉल्यूशन में, आप जो CaOH का ये सॉल्यूशन था, हाँ ये वाला CaOH दैट इज़ लाइम वाटर, आप क्या करो इस लाइम वाटर में CO2 डालते रहो डालते रहो डालते रहो। तो अब क्या होगा, अब CO2 कहाँ प्रेजेंट है, इस पूरे रिएक्शन में प्रेजेंट है ना। तो ये आप जब पूरा डालते जा रहे हो ना, ये रिएक्शन करते जा रहे हो, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होगी तो देखो CaOH जो था वो तो ख़त्म हो गया, अब क्या बन गया, CaCO3 बन गया है। तो अब जो रिएक्शन होगा वो CaOH के साथ नहीं होगा, वो CaCO3 और वाटर के साथ हो रहा होगा। CO2 H2O और CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बना देगा CaHCO3, और ये एक नया सब्सटेंस है जो कि मिल्कीनेस बिल्कुल नहीं देगा सॉल्यूशन को, क्योंकि उसमें अब वैसे ही ये जो है ये ख़त्म हो गया है, तो वो अब बिल्कुल भी ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, वो ये फॉर्म करेगा CaHCO3, जो कि वाटर में सोल्यूबल होगी और मिल्कीनेस बिल्कुल नहीं देगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या होता है, तो अब यहाँ पे हम एसिड्स और बेसिस को जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्ट आएगा और वाटर रिलीज होगा। देखो क्या हुआ कि आप एग्जाम्पल लो, NaOH है दैट इज़ अ बेस, और HCl है दैट इज़ एन एसिड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। जो OH ये OH जो है ना, OH हाइड्रोक्साइड वाला और ये वाला H हाइड्रोजन वाला, ये बना लेंगे H2O, अरेंज होकर के H2O बना लेंगे, तो सॉल्ट और वाटर ये रिलीज हो जाएगा, दैट्स इट। अब एक और बात कि जब भी कोई एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मेटालिक ऑक्साइड इज़ नथिंग बट मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से मेटालिक ऑक्साइड बनता है, जैसे MgO हो गया, CuO हो गया। तो जब भी मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, ये भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आपको मिलती है, देखो एसिड, इसको ऐसे समझो, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड। एसिड से एसिड कटा,
बेस इज इक्वल टू मेटालिक ऑक्साइड हो गया। दैट मीन्स बेस और मेटालिक ऑक्साइड क्या है, सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। सो इट मीन्स कि मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड यानी कोई भी बेस रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, नथिंग एल्स, ओके। और इसी तरह से जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं कुछ ऐसे। नॉन मेटालिक, देखो जब बेसिस मेटालिक ऑक्साइड हैं तो एसिड्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे, सिंपल चीज़। सो बेसिकली जो एसिड्स होते हैं दे आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे, देखो कार्बन है नॉन मेटल, इसका रिएक्शन हुआ था ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाया CO2, दैट इज़ नथिंग बट नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये रिएक्ट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज़ लाइम वाटर, तो उसने क्या बनाया, ये देखो यहाँ पे दे भी रखा है आपको, ये दे रखा है, ठीक है। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट किया किससे, CO2 से, दैट इज़ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इसने क्या बनाया, इसने बनाया एक सॉल्ट और वाटर इसमें रिलीज़ हुआ। सो ये क्या है, ये हमने देखा, इसको हम कहते हैं जब भी एसिड्स और बेसिड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये सब तो ठीक है, चलो हो गया, आ गया समझ में अपन को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से एसिड्स और बेसिस वाटर सॉल्यूशन में क्या कर, एसिड्स एंड बेसिस का वाटर के सॉल्यूशन में होता क्या है, क्या होता है, देखते हैं, चलो। तो जब HCl दैट इज़ एन एसिड, इसको पानी में डाला तो इसने क्या बनाया, इसने H3O बनाया और Cl रिलीज़ कर दिया। H3O क्या था, हाइड्रोनियम था, और Cl क्या है, Cl है आपका क्लोरीन। सो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वाई दे कांट एग्जिस्ट अलोन, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है इसकी जो वैलेंसी, इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये बैलेंस नहीं हो पाता है। दैट इज़ वाई ये क्या करता है, ये वाटर में चला जाता है, ठीक है। ये कंबाइन होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जो हाइड्रोजन आयन है उसको हम कैसे लिखते हैं, हम उसको हाइड्रोजन ब्रैकेट में AQ की फॉर्म में लिखते हैं जब भी वो रिएक्टेंट साइड में होते हैं, और या फिर हम उसको हाइड्रोनियम दैट इज़ H3O फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन और H2 रिएक्ट कर इन्होंने H3O पॉजिटिव बनाया। इसी तरह से अगर कोई मेरे पास बेस है जैसे NaOH, ये वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, टूटेगा Na और OH बन जाएगा। Na और OH क्यों बना, क्योंकि जो वाटर था उसमें जो OH है यानी कि हाइड्रोक्साइड के आयन्स है वो रिलीज हो गए पानी में, ठीक है। सो इन वाटर acid releases their hydrogen ions and forms hydronium, and bases releases their hydroxide ions in the water. KOH है, अब ये क्या बनाएगा पानी में, K दैट इज पोटेशियम और OH अलग हो गया। OH अलग इसलिए हो गया क्योंकि वो पानी में बेसिस क्या करते हैं, जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी Mg और OH में टूट गया, दैट्स इट। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या दे रखा है। The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic reaction. जब भी आप किसी भी एसिड या बेस को पानी में डालो तो अचानक से मत डालना, क्योंकि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपका जो वो पूरा का पूरा बीकर है वो टूट सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ओके। अब यहाँ पे है कि मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। अगर आप किसी भी सोल्यूशन में
एसिड के सोल्यूशन में ज़्यादा पानी डालते हो तो उसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड के जो आयन्स हैं वो कम हो जाते हैं पर वॉल्यूम, है ना। इससे क्या होता है, इससे आपका डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है। तो सोल्यूशन जो है अब आपका एसिड या बेसिक भी हो सकता है, और आपका सोल्यूशन जो अब आपका जो सोल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट भी हो सकता है। इन बोथ केसेस, इन केस ऑफ एसिड ऑल्सो, इन केस ऑफ बेसिस ऑल्सो। ओके, तो जब एसिड्स या बेसिस की मात्रा ज़्यादा हो पानी में तो उसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, और जब एसिड्स या बेसिस की मात्रा कम हो पानी में तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस सॉल्यूशन। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ पीएच वैल्यू। अभी जो पीएच होता है इसका मतलब क्या है, एच का मतलब है हाइड्रोजन और पीएच मतलब, पी मतलब पोटेंस इन जर्मन एंड इट मीन्स पोटेंशियल इन इंग्लिश। पोटेंशियल या पावर का मतलब या पोटेंस का मतलब होता है कितनी उसमें कितने इसमें हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे आप ये स्केल देखो, यहाँ पे ये जो जी है ना, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है 7 पे, ये होता है न्यूट्रलाइज्ड। इसके बाद वाला होता है बेसिक, और इसके पहले वाला होता है एसिडिक। अगर किसी भी एसिड की पीएच वैल्यू 1 है, इट इज़ वेरी एसिडिक। अगर किसी भी एसिड की वैल्यू 7 है तो इट इज़ लेस एसिडिक। 6 है तो इट इज़ लेस एसिडिक। अगर 7 है तो इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड। अगर 11 है तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अगेन बेसिक। अगर 14 है तो इट इज़ वेरी बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे इतना। ठीक है, थैंक यू।